हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की आपकी एसएसटी की वर्कशीट नंबर 27। डेट है आपकी 22 जनवरी 2021। आज की वर्कशीट आपके पाठ्य पुस्तक राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन के पाठ हास्यकरण से निपटना से ली गई है। आइए स्टार्ट करते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा, यानी जो भी हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इसके अलावा जो आदिवासी लोग हैं, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हमारे मौलिक अधिकार तो हैं ही, संविधान में बहुत से प्रावधान हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत से कानून भी बनाए गए हैं। उसी के बारे में बताया गया है कि हमारे देश में हाशियाई समुदायों के लोगों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए, यानी उनके साथ जो भेदभाव होता है हमारे समाज में, उस भेदभाव से और शोषण से बचाने के लिए सरकारी नीतियों के अलावा कई कानून भी बनाए गए हैं, जिनमें इस समूह के लोगों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान है। इनमें से कुछ निम्न प्रकार है। तो ऐसे कई कानून बनाए गए हैं जिसके द्वारा उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। जैसे 1989 का अधिनियम, ये बहुत ही प्रमुख माना जाता है। अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, ठीक है, इनके अत्याचार निवारण का एक कानून बनाया गया था 1989, जिसे कहा जाता है अधिनियम 1989। इसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं पढ़ते हैं हम। जैसे फर्स्ट है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के किसी व्यक्ति को, यानी कोई भी यदि ऐसा व्यक्ति है जो एससी या एसटी किसी भी वर्ग का हो, उस व्यक्ति को कोई भी, मतलब समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का गंदा पदार्थ खाने पीने के लिए विवश करने पर सजा का प्रावधान है। अगर कोई भी उन्हें किसी तरह की गंदी चीज़ खिलाता है, ठीक है, या फिर उनको खाने के लिए विवश करता है, तो उस व्यक्ति के लिए सजा का प्रावधान है। जैसे पहले के समय में उनको बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया जाता था, उनको इस तरह की चीज़ें खिलाई जाती थी, तो पहले इस तरह के प्रावधान नहीं थे। लेकिन आज़ादी के बाद कई तरह के कानून बने। उनमें से एक कानून ये भी था, अधिनियम 1989, जिसमें ये प्रावधान रखा गया कि अगर उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होता है तो उस व्यक्ति को सज़ा ज़रूर मिलेगी जो इस तरह का दुर्व्यवहार करेगा। सेकंड है आपका कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को निवस्त्र करके घुमाना या उसके चेहरे पर रंग लगाना या कोई ऐसा कृत्य करना जिससे मानवीय प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचे, इस पर भी सजा का प्रावधान है। तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति के साथ यदि उसके बिना वस्त्र के उसको घुमाना या फिर उनके चेहरे पर जैसे काली पोत के घुमाना, इस तरह के अगर कोई काम करता है या कोई ऐसा काम करता है जो उनके मन को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाती है या मानवीय प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाती है, तो ऐसे व्यक्ति को भी सज़ा दी जाएगी। उसके बाद थर्ड है आपका कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई जमीन पर कब्जा करने पर सजा का प्रावधान। कि अनुसूचित जाति और जनजाति का कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके नाम पर कोई ज़मीन है, ठीक है, घर के लिए या फिर खेती के लिए, और उसके ऊपर किसी बड़ी जाति के लोगों का या फिर किसी का भी कब्जा हो जाता है, तो उस पर भी सजा का प्रावधान है। उनकी ज़मीन पर किसी तरह का कब्जा किसी के भी द्वारा अस्वीकार किया जाता है। जैसे पहले उनको क्योंकि वो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे पहले के टाइम पे, तो उनकी ज़्यादातर जो ज़मीनें होती थी वो जमींदार या बड़े वर्ग के जो लोग होते थे वो छीन लिया करते थे। लेकिन अगर अब ऐसा होता है तो ऐसे लोग सज़ा के पात्र माने जाते हैं। फोर्थ है आपका कि अनुसूचित जाति या जनजाति की किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करना या उसके साथ जबरदस्ती करने पर भी सजा का प्रावधान है। यदि इस वर्ग की किसी भी महिला के साथ या इस वर्ग की क्या किसी भी महिला के साथ अगर दुर्व्यवहार होता है तो वो व्यक्ति भी सजा का पात्र माना जाता है। उसके बाद है कि यह कानून 1989 में इन समुदाय की मांगों के जवाब में बनाया गया था, क्योंकि ये समुदाय असुरक्षित महसूस करते थे, इसीलिए उन्होंने सरकार से कुछ रियायतें मांगी थी, जिसके तहत 1989 में ये कानून बनाया गया था। इस कानून में शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूपों में फर्क कर सूची दी गई है। इसका मकसद दोषी लोगों को कानून के समक्ष लाना था। यदि किसी भी तरह की शारीरिक प्रताड़ना दी जाती है या मन पे कोई चोट दी जाती है, नैतिक रूप से अगर कोई निंदनीय अपराध किया जाता है, तो ऐसे दोषियों को सजा देना ही सरकार का एकमात्र उद्देश्य है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका आदिवासियों की मांग। जो आदिवासी लोग होते हैं उनके लिए भी 1989 का अधिनियम बनाया गया था। इसमें
क्या था कि 1989 का अधिनियम एक और वजह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। जो आदिवासी लोग होते हैं, क्योंकि उनका जो मूल स्थान होता है वो जंगल या ऐसे इलाके ही होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि बहुत से लोग उसके ऊपर अपना अधिकार जमाने लगते हैं। तो इससे रिलेटेड ही ये कानून बना था, जिसमें बताया गया था कि संवैधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। तो आदिवासियों की जो जमीन होती है उस पर सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों का ही हक होता है, उसे किसी भी गैर आदिवासी यानी दूसरे वर्ग के जो लोग होते हैं उनको नहीं बेचा जा सकता। पूरी तरह से उस जमीन पर सिर्फ उनका अधिकार होता है। जहां ऐसा हुआ वहां संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें जमीन वापस मिलनी चाहिए। और अगर ऐसा होता है कि किसी गैर आदिवासी को जमीन दे दी जाती है या उपयोग के लिए दे दी जाती है किसी काम के लिए, तो ऐसे में उनसे ज़मीन लेकर आदिवासियों को वापस दी जानी चाहिए। क्योंकि जो ज़मीन होती है आदिवासियों की, ये उनका मूल निवास होती है, उनके पूर्वजों की निशानी होती है जो उनके पास होती है, ठीक है। वही उनका गुजर बसर, मतलब हर चीज़, सब कुछ उनके लिए उनकी ज़मीन ही होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनसे ज़मीन लेके किसी और को दी जाए। उसके बाद आदिवासी कार्यकर्ता, एक आदिवासी कार्यकर्ता हैं जिनका नाम है सीके जानू, वो आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं हैं। वो बताते हैं कि सिर्फ लोग ही, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो गैर आदिवासी लोग हैं वही इस तरह की ज़मीनों पे कब्जा करते हैं, बल्कि बहुत से प्रदेश, बहुत से राज्यों की सरकारें भी हैं जो ऐसा काम करती हैं। यही सरकार है जो लकड़ी व्यापार, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजाति जमीनों पर दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट देती है। तो कई बार गवर्नमेंट जैसे कि बहुत से पेड़ों को काटने का ऐसा आदेश दे देती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो आदिवासी हैं उन्हें अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। कई बार जो गवर्नमेंट है वो इस तरह के प्रावधान कर देती है, जैसे कि बहुत बार कुछ बनाने के लिए, पेपर मिल वगैरह के लिए, व्यापार के लिए, तो इस वजह से वो अपने मूल स्थान से दूर हो जाते हैं। तो वो इस तरह के आरोप लगाते हैं कि सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि जो गवर्नमेंट है वो भी इन सब चीज़ों से पीछे नहीं है। इसके अलावा जंगलों को कई बार क्या करते हैं कि आरक्षित कर देते हैं या फिर अभयारण्य घोषित कर देते हैं, करके भी लोगों को वहां से बेदखल कर दिया जाता है उनके मूल निवास से। सुश्री जानू का यह भी कहना है कि जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई जमीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है, कई बार क्या होता है कि जमीनों को लेके वहां पर बहुत सारी इंडस्ट्री यानी उद्योग भी लगा दिए जाते हैं। तो उनका कहना है कि जब आदिवासियों से ज़मीन लेके वो लोग वहाँ पर मतलब औद्योगिक काम कर रहे हैं या उद्योग लगा रहे हैं, तो इन विस्थापितों को पुनर्वास देने के लिए मामूली सा खर्चा करने में क्यों हिचकिचाती है कि अगर आप इंडस्ट्री लगा रहे हो, इतना पैसा खर्च कर रहे हो, तो जिन लोगों को उस ज़मीन से हटाया है उन लोगों को आप कहीं और बसाने के लिए थोड़ा बहुत पैसा तो खर्च कर सकते हो। उनका ये आरोप है कि अगर आप उद्योगों के लिए उन लोगों को वहाँ से हटा रहे हो तो उनको कहीं सही जगह पे आपको शिफ्ट करना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। तो 1989 का कानून आपका दो तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आपके अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए और दूसरा आदिवासियों के लिए, ठीक है। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आपका एक क्रियाकलाप दिया गया है कि पौधा लगाते हुए आपको एक चित्र बनाना है। उसके बाद पेड़ों को काटने से जो हानि होती है आपको उसे लिखना है। उसके बाद आपके 4 क्वेश्चन आंसर हैं। सबसे पहले हम आपके क्रियाकलाप का पार्ट कर लेते हैं कि पेड़ों को काटने से क्या हानि होती है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि पेड़ों की कटाई से ज़मीन बंजर हो जा रही है और पर्यावरण क्या है, प्रदूषण बढ़ रहा है, और इसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। मनुष्य को पेड़ों से मिलने वाले लाभ भी नहीं मिल पा रहे हैं, जैसे पेड़ हमें कितनी सारी सुविधाएं देते हैं, हमारे घर का कितना सारा फर्नीचर होता है जो उनसे ही बनता है, इसके अलावा जो पेपर होता है वो भी उनसे ही बनता है। पेड़ों के अभाव में वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की समस्या यानी कि मात्रा बढ़ी हुई है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो दिन प्रतिदिन इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाने चाहिए। और फोर्थ है, हमें श्वास लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही है, और जो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जो कि हमें पेड़ों से मिलता है वो भी हमें नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। इससे कई सारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। अब हम आपके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित
जनजाति कानून बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसका आंसर होगा आपका कि हमारे देश में हाशियाई समूहों के लोगों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए सरकारी नीतियों के अलावा कई कानून की आवश्यकता होती है, जिससे इस समूह के लोगों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। तो उनको कई तरह के शोषण से बचाने के लिए, कई तरह के भेदभाव से बचाने के लिए हमें दूसरे तरह के कानूनों की ज़रूरत पड़ती है, ताकि उनके जो अधिकार हैं उसका बचाव किया जा सके। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड है आपका कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कानून 1989 के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि अनुसूचित जाति जनजाति को कोई गंदा पदार्थ खाने पीने के लिए मजबूर करना एक दंडनीय अपराध है। सेकंड, कि किसी भी व्यक्ति को निवस्त्र करके घुमाना, चेहरे पर रंग लगाना या कोई कृत्य काम करना जिससे मानवीय प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे, ऐसे काम करने वाले व्यक्ति के लिए सजा का प्रावधान है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करता है तो वो सजा का पात्र है। थर्ड पॉइंट हो जाएगा आपका कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के जमीन पर कब्जा करने पर सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, उनकी जमीन पर किसी भी तरह का कब्जा मंजूर नहीं किया जाता। फोर्थ है आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को अपमानित करना एक दंडनीय अपराध है। तो ना ही उनकी ज़मीन पर कब्जा आप कर सकते हैं, अगर कोई करता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए और मिलती है, इस तरह का प्रावधान रखा गया है। और महिलाओं के साथ भी किसी तरह का अपमानित व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो वो दंडनीय अपराध माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है आपका कि आदिवासियों को उनकी ज़मीन क्यों वापस मिलनी चाहिए? संविधान के अनुसार आदिवासियों की ज़मीन किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। जहाँ ऐसा हुआ है वहाँ संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए आदिवासियों को उनकी ज़मीन लौटानी चाहिए। ठीक है, यदि ऐसा होता है कि गैर आदिवासियों को उनकी ज़मीन बेच दी जाती है आदिवासियों को, तो उनकी ज़मीन उन्हें वापस मिल जानी चाहिए, क्योंकि उनकी जो ज़मीन होती है वो उनका मूल स्थान होती है। ठीक है। देन आपका क्वेश्चन 4 है कि अपने अनुभव के अनुसार बताइए कि आदिवासियों की मदद के लिए आपके क्या सुझाव हैं। तो सबसे पहले तो आदिवासी के क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, जैसे कि साफ़ सफाई होनी चाहिए, उनके यहाँ पर अच्छे घर होने चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए, ये सारे काम। इसके अलावा आदिवासी इलाकों में शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एकमात्र ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आगे तक लेके जा सकती है, उसका विकास कर सकती है, पूरी तरह से विकास कर सकती है। और थर्ड, उनकी क्षेत्रीय संस्कृति का संरक्षण और विकास भी किया जाना चाहिए, जिसमें उनकी बोली, भाषा, रीति रिवाज और परंपराएं शामिल है। ठीक है, ये थी आज की आपकी वर्कशीट।